तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, तो आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होके और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कि 10th क्लास का है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका सबसे पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसके बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यहाँ की रासायनिक जो समीकरण है किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह दर्शाया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। विनाश का मतलब हुआ यानी नाश। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश या विनाश होता है। तीसरा नंबर यहाँ पर दिया है, किसी समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा है कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर कोई पूछे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, तो साग सब्जियों का विघटित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया, यानी वियोजन अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया है। यहाँ तक मालूम पड़ा है कि बहुत बार पूछा गया है। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषित होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा शोषित होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है तो उसमें एक अवक्षेप बनता है, उसी अवक्षेप को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें O2 यानी ऑक्सीजन का वृद्धि हो और H2 यानी हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब हाइड्रोजन की कमी होता है। तो उसमें हम कहते हैं कि उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद पदार्थ का अपचयन तब होता है O2 का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। जिस अभिक्रिया में O2 की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर है कि कौन कौन ऑक्सीकरण की क्रिया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, दहन है, श्वसन है, भोजन का पचना है। इन तीनों क्या है, जो कि ऑक्सीकरण की क्रिया है। इस समीकरण का नाम क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस समीकरण को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया क्या है कि अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा कि दूध से दही बनाना कैसी परिवर्तन कहलाता है, तो दूध से दही बनाना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि वैसा परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बाद पुनः अवस्था में फिर से आ जाता है, उसे भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। और जो परिवर्तन के बाद पुनः अवस्था में फिर से नहीं आता है, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या दूध से दही बनना, फिर से दही से दूध बना जा सकता है, नहीं बना जा सकता, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील होता है, नहीं, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं होता है। आयरन को लोहा कहा जाता है। इसका संकेत होता है Fe, इसका परमाणु संख्या 26 होता है।
उसके बाद सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, जिसका संकेत F होता है, जिसका परमाणु संख्या 9 होता है। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो CO2 गैस जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कौन सी अम्ल बनाती है? कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, जहां से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं? 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं 50 ऑब्जेक्टिव करने। तो चलिए हम लोग करते हैं 50 ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, यहाँ पर है कि क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इमेज का फोटो खींचकर यहाँ पर पीडीएफ क्रिएट किया गया है। तो क्वालिटी बढ़ाकर यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसमें निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अवक्षेपण क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण, इस समीकरण को देखिए और बताइए कि कौन सी समीकरण है। इस समीकरण को देखिए और बताइए कि कौन सी समीकरण है। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया? तो संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट होगा, यानी सही आंसर होगा। तो चलिए उसके बाद है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका सूत्र होता है MgO। जिसका सूत्र क्या होता है? MgO। उसके बाद यहाँ पर है H2S प्लस L2 बराबर 2H I2 प्लस बराबर 2HI प्लस S में कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है? कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है? सॉरी, कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है? यहाँ पर H2 प्लस H2S प्लस I2 बराबर 2HI प्लस S में कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन, जिससे आयोडीन का संकेत होता है I, जो कि I2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? I2 होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। आप लोग फास्ट बताइएगा कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन कहलाता है? तो अभी आप लोगों को पीछे बताएं कि दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग को पीछे बता दिए कि दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील होता है? तो नहीं। क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील होता है? नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए। तो वह क्या होता है? फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या होता है? फ्लोरीन होता है। एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा कार्य करता है। कह रहा है कि एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए। कह रहा है कि एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसे कार्य करता है। कैसे? वैसे यौगिक का नाम, वैसा यौगिक का नाम बताइए। वैसे यौगिक का नाम बताइए जो, तो वह यौगिक का नाम क्या है? H2O2, जो कि ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। उसके बाद इस समीकरण को देखिए और बताइए कि किस प्रकार का समीकरण है। इस समीकरण को देखिए और बताइए कि किस प्रकार का समीकरण है। तो इस जो यहाँ पर CaCO3, जिसका नाम होता है संगमरमर, जो उष्मा के अंदर CaCO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो CO2 गैस जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बनिक अम्ल बनाता है। उसके बाद अम्लीय ऑक्साइड की जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान 7 होता है। 7 होता है। कितना होता है? अम्ल का pH मान 7 से कितना ज्यादा होता है? 7 से अधिक होता है। अम्ल का pH मान क्या होता है? अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है और क्षार और उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है। जैसे अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 से अभिक्रिया Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब CuO से हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो Cu प्लस H2O प्राप्त होता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऐसे अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऐसे अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CO प्लस H2O
जब अभिक्रिया करता है तो Ca इंटू OH के होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया का नाम बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? इसमें पता करना है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा H2 + I2 जब 2HI 11.82 किलोग्राम कैलोरी होता है, यही जो है वह क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन प्रतिक्रिया है? निम्नलिखित आप बताना है 17 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? इसमें बताना है कि कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। तो चलिए बताइए कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है 2KClO3 2KCl + 3O2 इस संतुलित करके भी बताया गया है इसमें। चलिए उसके बाद है कि प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया H2 + Cl2 जब हाइड्रोजन से क्लोरीन की अभिक्रिया करता है तो HCl पर बनता है, 2HCl बनता है। तो बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? इसमें देख लीजिए कि संतुलित समीकरण कौन सा नहीं है। इसमें संतुलित समीकरण कौन सी नहीं? इसमें देख लीजिए परमाणुओं की संख्या किसमें, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर समान होता है उसको हम लोग संतुलित कहते हैं, और जो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता है उसे हम लोग असंतुलित कहते हैं। तो देख लीजिए इसमें संतुलित कौन सा है। तो यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, अगर यहाँ पर आयरन एक है तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर क्लोरीन 3 को है, तो यह संतुलित नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए Mg एगो है तो यहाँ पर Mg, SO4 को तो SO4, उसके बाद यहाँ पर Cu एगो है तो Cu एगो है, तो यही संतुलित होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। सॉरी संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है पूछ रहा है, तो संतुलित नहीं है, सॉरी निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो यह संतुलित है, यह भी संतुलित है और यह भी संतुलित है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जल जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जल जाता है? वह होता है कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है जो बिना ज्वाला के जल जाता है? वह होता है कोयला। उसके बाद शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा H2S। इसका आंसर होगा H2S। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य की किरण, यहाँ पर देख लीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? अपघटित हो जाता है, इसका आंसर होगा अपघटित हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा AgCl3। इसका आंसर होगा AgCl। इसका आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड। समीकरण को देखिए और बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह समीकरण को देखिए और बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए और इसको बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह ऑक्सीजन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सॉरी यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, जिसका संकेत Na होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है, जिसका संकेत Na होता है। उसके बाद Fe + CuSO4 बराबर FeSO4 + Cu, यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्लोरीन और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीठी मृदा से जल ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करते हैं। इस अभिक्रिया यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस ऐसे अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जब पौधों की बात आए तो उसमें प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात बोलना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिल्वर नाइट्रेट, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिल्वर नाइट्रेट की जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन डालने पर विलयन सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जब सिल्वर नाइट्रेट की जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर विलयन सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं कि यह अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है, तो इसमें से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है, तो अभी आप लोग को पीछे पता चला होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। उसके बाद रसायन 32 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया को अभी बताया कि अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो फर्स्ट में ही सबसे पहले बोले थे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से दर्शाया जाता है, किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, तो समीकरणों के द्वारा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की संख्या समान है, तो इस समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अभी आप लोगों को पीछे हम बताए थे कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसके परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, और जिसके परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान नहीं होते हैं उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसमें से कौन सी समीकरण असंतुलित है, यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण असंतुलित है। तो अभी बताया कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या देखिए किसमें समान नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा किसमें समान नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसमें समान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है तो 2 यहाँ पर सेम है, संतुलित है। उसके बाद 2 यहाँ पर 2KCl3 यानी वो O6 है तो यहाँ KCl 2 है तो 2। उसके बाद 3 दूना 6 O का होगा 6 गो, तो यहाँ पर वो 3 दूना 6 O का होगा 6 गो, तो यह भी संतुलित है। PB यानी PbO एगो है, N2O यानी यहाँ पर O 2 है, 2 4 एगो 5 गो, यहाँ पर O का होगा 6 गो है, तो यहाँ पर यही इसका आंसर होगा कि यह संतुलित है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर 35 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा अक्सीकारक है, अक्सीकारक है, इन निम्नलिखित में से कौन सा अक्सीकारक है, तो इसमें देखिएगा कि कौन सी अक्सीकारक है, तो जो O2 है वही अक्सीकारक है। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अवकारक अवकारक नहीं है, यहाँ पर देख लीजिएगा अवकारक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक नहीं है, तो जो कि O2 जो है वह अक्सीकारक है, तो यह अवकारक नहीं है, यह अवकारक नहीं है। इतना आसान सवाल था। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है जो क्या है संतुलित है, तो इसमें भी देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण है जो संतुलित है, तो यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर बी नंबर आंसर है वही संतुलित है। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें परमाणुओं की संख्या दोनों, देखिए यहाँ पर NH4 N एगो और H4 गो है, तो यहाँ पर देखिए NO2 एगो, यहाँ पर N है कि यहाँ पर 2 गो N तो 2 गो N, O2 तो 2 गो O2, ओकरा बाद H2 O2 तो O2, उसके बाद H तो H, देख लीजिएगा यहाँ पर H 2 है तो H 2 है। उसके बाद यहाँ पर 38 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को करना प्राप्त करता है, सॉरी यहाँ पर इरेजर हो गया, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। अब सिल्वर क्लोराइड का रंग 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है वह जो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो वह श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। जो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है वो क्या होता है, पीला होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर Ag यानी सिल्वर प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ऊपर की समीकरण अभिक्रिया किस प्रकार की, यहाँ पर समीकरण को देखिए और बताइए कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, या किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है सॉरी, तो यह विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा इसका आंसर, विस्थापन अभिक्रिया होगा। उसके बाद यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जब लौह की चूर्ण पर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो इसका आंसर ए होगा, सॉरी मार लीजिएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पर 44 का जो आंसर होगा वो आंसर है बी, जो कि विस्थापन अभिक्रिया हो सकता है। सॉरी 44 का आंसर सी होगा, जो कि विस्थापन अभिक्रिया होगा, जो कि विस्थापन अभिक्रिया होगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट से लौह को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी, कौन सी धातु जो है कि विस्थापित करेगी, तो उस धातु का नाम है जिंक धातु, जो कि फेरस सल्फेट लोहा को निम्नलिखित में से विस्थापित करेगी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो अभी सबसे पहले साग सब्जियों को अभी बताए थे ऊपर, या कौन सी अभिक्रिया का, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, क्योंकि हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर हम बता चुके हैं। लवण तेल किस प्रकार का सूचक है,
लैंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो यह गंधीय सूचक है। यह कौन सी गंधीय सूचक है? अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कौन सा इनमें से सभी ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी काम होता है इसमें। उसके बाद है यहाँ पर देख लीजिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, पीबीओ प्लस सी, जब पीबीओ प्लस सी सीओ बनाता है तो यह किस पर इसमें क्या होता है, किसका क्या होता है? इसमें इसमें किसका, सॉरी किसका फोन आ गया था।